नमस्कार मित्रों, समाख्या आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज है 21 अगस्त, दिन रविवार। दैनिक जागरण के समाचारों का विश्लेषण करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद कमेंट जरूर करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये समाचार विश्लेषण श्रृंखला में और क्या हम कर सकते हैं, इसके लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव सदा आमंत्रित रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोग आशा बहुत ज़्यादा करते हैं और काम बहुत कम। लोगों की आदत होती है कि शॉर्टकट अपनाने की। कैसे हम कम काम से ही बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लें, और ये बहुत ज़्यादा प्राप्त करने की चाह और मेहनत न करने की इच्छा, ये दोनों ही घातक होती है। बहुत ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है और अच्छी बात है, लेकिन उसी के अनुसार आपको मेहनत भी करनी होगी, उसी के हिसाब से आपको काम करना होगा। और जितना आप परिश्रम करेंगे, जितना आप काम करेंगे, उसका भुगतान प्रकृति आपको देगी। इसीलिए आप अगर बहुत ज़्यादा आशा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम करने की भी आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खबर देखते हैं कि अ, किरण रिजिजू जो हमारे कानून मंत्री हैं देश के, उन्होंने कहा है कि जज 50 मामले निपटाते हैं तो 100 और मुकदमे आ जाते हैं। यानी ये हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था को लेकर के ध्यान किया गया है कि किस प्रकार से न्यायालय में जो केसेस की संख्या है, मामलों की संख्या है, वो बढ़ती जा रही है, निपट नहीं रहे हैं। अगर निपटाते हैं, 50 मामले सॉल्व होते हैं, उन पर डिसीजन आ जाते हैं, तो तब तक 100 नए मामले न्यायालय में आ जाते हैं। तो इसीलिए ये चिंता का विषय बहुत सालों से रहा है, और इसी को हमारे कानून मंत्री ने कहा है कि इसको निपटने के लिए सरकार तकनीकी सहायता की मदद ले रही है। साथ ही साथ में जो मध्यस्थता संबंधी कानून बनना है, एक्ट बनना है, तो वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो अगले सत्र में शायद संभावना है कि वो पास हो जाए, और अदालतों की संख्या को घटाने में ये जो मध्यस्थता कानून है वो बहुत मदद करेगा। और उन्होंने कहा कि देश भर में 4.83 करोड़ मुकदमे जो है वो लंबित हैं, वो अटके हुए हैं, और जिनमें से 4 करोड़ से अधिक जो मामले हैं वो निचली अदालत में पेंडिंग हैं। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है 72,000 मामले लंबित हैं, ऐसा मानसून सत्र में जवाब में कहा था। तो लेकिन उन्होंने एक बात साथ साथ में ये कही कि कई बार हम गलती करते हैं कि हम दूसरे देशों से तुलना करने लगते हैं अपने देश की न्याय व्यवस्था की। तो उन्होंने कहा कि कई देशों में तो 5 करोड़ की आबादी नहीं है, यहाँ पर 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। तो हमारी समस्याएं दूसरे देशों की समस्याओं से अलग हैं। हम इतनी बड़ी आबादी हैं, साथ साथ में इतनी विविधता, डाइवर्सिटी हमारे अंदर है। तो इसीलिए उन्होंने ये सब बातें एक कार्यक्रम में कही थी, जो कार्यक्रम सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के द्वारा आयोजित किया गया था। मध्यस्थता से कम होगा कोर्ट का बोझ, ये मध्यस्थता वाला विषय है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस विषय को रखा है। इसके बारे में हम डिटेल जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने भारत की अदालतों में जो बहुत ज़्यादा बोझ है उसको मध्यस्थता, मीडिएशन के माध्यम से, और ऐसे जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ये समाधान तंत्र हैं, उनके महत्वपूर्ण होने की बात कही। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से भारत के जो
न्यायालयों में मुकदमों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने एक PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर, उनके स्टडी के आधार पर बात को रखा और उन्होंने कहा कि 2010 से 2020 के बीच जो है वो सभी अदालतों में जो लंबित मामले हैं उनमें सालाना वार्षिक रूप से 2.8% की वृद्धि हुई है, जिसमें से जिला और तालुका यानी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनमें 4.1 करोड़ यानी 4.1 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। वहीं अलग अलग हाई कोर्ट्स में 59 लाख यानी 59 लाख मुकदमे जो है वो लंबित हैं। वहीं उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में 71,000 मुकदमे लंबित हैं। इसके लिए हमको अगर ये मामलों को जल्दी निपटाना है तो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की आवश्यकता है। और ये वैकल्पिक समाधान तंत्र क्या हो सकता है? ये मीडिएशन यानी मध्यस्थता हो सकती है, आर्बिट्रेशन हो सकता है। ठीक है। और ये आर्बिट्रेशन ये ILS इंडियन लॉ सोसाइटी का एक सेंटर बना है, सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। इसको ILSCA कहा जाता है। उसके उद्घाटन के समय पे ये सब बातें कही हैं। और इससे क्या होगा? ये जो मध्यस्थता है ये इस प्रकार का मैकेनिज्म है, उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? उससे एक फ़ायदा ये होगा कि इससे कानून की जो औपचारिक प्रक्रिया हैं, जो ट्रेडिशनली चली आ रही हैं, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे, यानी उनसे हमको छूट मिल जाती है। वहीं गैर प्रतिकूल तरीके से वादों का निवारण होगा, जिसमें हम सहज सामान्य बातचीत के द्वारा हम समस्याओं को हम समाधान की ओर ले जाएंगे, हम विवादों को निपटाने की ओर ले जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो विवादों का निवारण और निपटान प्रदान करने की न्याय तक पहुंच बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण की भूमिका के रूप में ये मध्यस्थता इस प्रकार के सेंटर काम करेंगे। यानी सीधे अदालतों का खर्चा, अदालतों में जाना, वकीलों की फीस, बहुत सारे झंझट होते हैं। उसके बाद भी कब तक मुकदमा चलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये मध्यस्थता जैसे विषय हैं, इसमें दोनों पक्षों को समझाकर, दोनों पक्षों के बातों को आपस में बातचीत के माध्यम से जो है निपटाने का प्रयास किया जाता है। तो मध्यस्थता केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में प्रमुखता से मध्यस्थता के बारे में बात आगे बढ़ी है, आर्बिट्रेशन के बारे में बात आगे बढ़ रही है। हमने हमारे संविधान के जो DPSP हैं, नीति निषेध तत्व हैं, उसमें भी कहा है कि हम वैश्विक समाधानों को कैसे करेंगे? आर्बिट्रेशन के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से उनका समाधान चाहेंगे। हम कभी युद्ध की स्थिति नहीं लाएंगे, हम विश्व शांति बनाने के लिए काम करेंगे। तो वैश्विक स्तर पर जो देशों के, राष्ट्रों के बीच में भी विवाद हैं, उनको हम मध्यस्थता की बात करते हैं। तो लोगों के बीच में विवादों के लिए भी क्यों नहीं हम मध्यस्थता की बात करें? तो इसके लिए जो आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, उसके लिए संसद में एक विधेयक पेश हुआ है 2021 में, जो जल्दी ही पास हुआ है, जिसके बारे में हमने पीछे बात की है। और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सिंगापुर कन्वेंशन है उस पर हस्ताक्षर करते हैं, उसका सिग्नेटरी हैं। अब हमको साइन तो हमने कर दिए और भारत जो है सबसे पहले साइन करने वालों में था, लेकिन अभी तक हमने उसको रेक्टिफाई नहीं किया है, यानी अभी तक हम उसको अनुमोदित नहीं कर पाए हैं। तो अब जल्दी हम उसको अनुमोदित भी करें, ऐसी अपेक्षा जो है न्यायमूर्ति महोदय ने की है। आगे बढ़ते हैं। जो हम पहले बात करें, जिसमें किरण रिजिजू जी ने विषय रखा था, जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, सुरक्षा बल न्यायाधिकरण, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये जो ट्रिब्यूनल हैं वो मामलों को जल्दी निपटाने में सहायक होते हैं और जो अदालत में बहुत सारे मामले लंबित पड़े हैं उनको निपटाने में भी सहायता करते हैं। तो ट्रिब्यूनल जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, तो बहुत सारे न्यायाधिकरण इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो न्यायालयों की जो प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, उससे बचा जा सके और टू द पॉइंट बात की जा सके, और जिसमें व्यवहारिक चीज़ों को भी
सामने रख करके, व्यवहारिक चीज़ों का ध्यान में रख करके निर्णय दिए जा सके। और एक सेमिनार का आयोजन हुआ था जिसका नाम था नेशनल सेमिनार ऑन इंट्रोस्पेक्शंस आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, यानी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के जो है आत्म परीक्षण से संबंधित सेमिनार था। तो उसमें इस सेमिनार के जो उद्देश्य था वो क्या है, वो ये कि न्यायाधिकरण के काम का विश्लेषण करना, यानी एनालिसिस करना, एनालाइज करना कि अभी तक इस ट्रिब्यूनल ने कैसा काम किया है, कितना काम किया है, इसकी कमियों को उजागर करना, अगर कोई कमियां हैं तो वो बाहर लाना ताकि उनको ठीक किया जा सके। उसी के साथ साथ इसे सलाह देना, सुझाव देना, उन कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है कि और अच्छा कैसे, अगर अच्छा कर रहा है, अच्छा तो कर ही रहा है, उसको और अच्छा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही साथ याचिकाकर्ता हैं जो अपील करने वाले लोग हैं, उनकी परेशानियों और कठिनाइयों को हल करना ताकि जल्द से जल्द न्याय मिल सके। तो न्याय में देरी भी न्याय न मिलने जैसा होता है। तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि निर्णय में देरी निर्णय न होने जैसा होता है, वैसे ही न्याय में देरी भी न्याय न होने जैसा होता है। हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे लोग जिनके मुकदमे सुने भी नहीं जाते हैं और 10-10 साल तक, 7 साल तक, 15 साल तक जेलों में रह लेते हैं। तो अब उसके बाद अगर वो दोष मुक्त हो जाता है, अगर उसके बाद वो सिद्ध नहीं हो पाता है कि वो अपराधी था, तो उसके ये इतने सालों तक की जो जेल थी, जितने सालों का की जो कैद थी, वो उसके जीवन से बाहर हो जाता, उसका जीवन, वो जो साल थे वो उसके जीवन के शून्य हो जाते हैं। यानी उसको जीवन जीने का जो अधिकार संविधान दिया है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। तो इसीलिए न्याय में शीघ्रता बहुत आवश्यक है। वहीं इस सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के गठन का, इसके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उद्देश्य है? उसका पहला उद्देश्य सशस्त्र सेनाओं के सेवारत सैनिकों, उनके परिजनों, यानी जो अभी काम कर रहे हैं ऐसे फोर्स, और उनके परिजन, उनके संबंधी, और जो शहीद हो गए हैं, जो बलिदान हो गए हैं, उन सैनिकों की पत्नियों को त्वरित, यानी जल्दी से जल्दी, सस्ता, यानी चीपेस्ट न्याय सुनिश्चित करना, न्याय सुनिश्चित करना ही इसका आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का उद्देश्य है। क्लियर है? तो इन बातों को हम अपने नोट कर सकते हैं ताकि हम अपने उत्तर को बेहतर बना सकें, और ये पीटी से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, बन सकते हैं। आगे ये मुद्दा लगातार चल रहा है, रोज हम इस पर बात कर रहे हैं। जब फाइनल बात होगी तो हम इसके एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, स्पेशल इसी के ऊपर करेंगे जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, जब ये कंक्लूजन पे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, उस स्थिति में हम इस पर फाइनली डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जो अलग अलग पक्ष अपनी बात रख रहे हैं उसको हम डेली बात कर रहे हैं। अभी द्रमुक ने जो तमिलनाडु में जो सरकार है, उन्होंने कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान की सहायता के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जो कल्याणकारी योजना है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उससे कमजोर वर्गों की सहायता मिलती है। उसको मुफ्त रेडियाँ नहीं कह सकते, हम उसको मुफ्त उपहार नहीं कह सकते। और उन्होंने प्रश्न उठाया है कि जो याचिकाकर्ता हैं यानी अश्विनी उपाध्याय, वो एक पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं, और उन्होंने इस मुकदमे को एक विशेष उद्देश्य से किया था, इस पीआईएल को विशेष उद्देश्य से रखा था, जो पंजाब के चुनाव को ध्यान में रखा गया था। तो ये विषय उन्होंने कहा कि हम इस याचिका के विरोध में जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसी सभी सरकारी सुविधाओं को मुफ्त उपहार की श्रेणी में जो लाना है, वो एक बड़ा घातक कदम होगा। उसके साथ साथ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के निर्देशक सिद्धांत हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनको लागू करने में भी कठिनाई हो जाएगी। ये द्रमुक का पक्ष रहा है। वहीं इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संचार है, कृषि है, तो जीवन की आधारभूत सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये सब आधारभूत सुविधाएं जो है उनको देना
कोई बुरी बात नहीं है, वो मुफ्त उपहार नहीं है, वो नागरिकों के सक्षम बनाने के काम आती हैं, ताकि नागरिक जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाने में अपनी मदद खुद कर सके सरकार की सहायता से। और जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जब आवास बन जाता है तो आवास के लिए उसको चिंता नहीं रहती है, वो अपने आगे कामों को देखता है, अपना कुछ व्यवसाय करेगा, अपना कुछ बिजनेस करेगा, कुछ भी करेगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा जो आगे भविष्य में आने वाले अच्छे नागरिक बनेंगे, और अच्छे नागरिक जो है किसी न किसी क्षेत्र में जाकर के देश के विकास में योगदान करेंगे ही। तो वो कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो कल्याणकारी योजनाओं में और फ्री इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देना, रेडियो फ्री, टीवी फ्री, सॉल सॉल बांटना, ये सब फ्री भी, इसको मुफ्त उपहार कहते हैं, ठीक है। और इसमें कमजोर वर्गों को, टारगेटेड लक्षित समूह अगर डिसाइडेड नहीं है और सबको बराबर की श्रेणी में रख करके सबको बराबर दे दिया, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, तो फिर वो भी मुफ्त उपहार में ही माना जाएगा, उसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स माना जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, अमीर गरीब सबका वोट बराबर है और सबको जो है फ्री उपहार दिया जाता है। तो कमजोर वर्गों का उत्थान कितना होगा ये अलग विषय है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ऊर्जा सुरक्षा संबंधित रोज कुछ ना कुछ विषय आता ही है पर्यावरण से संबंधित, और ये बहुत अच्छी खबर है भविष्य के लिए कि ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ऐसे तैरते हुए जो आर्टिफिशियल लीफ हैं, कृत्रिम पत्ते विकसित किए हैं, जो सूर्य का प्रकाश और पानी से स्वच्छ ईंधन उत्पन्न करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे प्राकृतिक चीज़ों को देख करके व्यक्ति की कल्पना आती है, और कल्पना को कल्पना को जो है हकीकत में बदलने के लिए, साकार करने के लिए वो अगर जब प्रयासरत हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम होते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से पेड़ पौधे क्या लेते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना ईंधन वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। उसी कल्पना से, उसी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो है ये कल्पना ने जन्म लिया कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं, क्या हम ऐसे ईंधन को प्राप्त कर सकते हैं, हम ऐसे ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं जैसे पेड़ पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जब इस पर काम करना शुरू हुआ तो ये वास्तव में क्या हो रही है, इन पत्तों के माध्यम से ऐसी ऊर्जा प्राप्त हो जा रही है, और उसमें सूर्य के प्रकाश को ईंधन में कुशलता से परिवर्तित किया जा सकता है। ये कैम नदी इंग्लैंड में कैम्ब्रिज से बहने वाली मुख्य नदी है, और कैम नदी में इन पत्तों को तैरा करके, इन पत्तों को रख करके जो है इस पर प्रयोग हुआ, और जो सफल रहा काफ़ी हद तक। और हमको पता है कि किस प्रकार से विश्व का जो पूरा व्यापार है, वो व्यापार का 80% जो है वो मालवाहक जहाज़ों के जरिए होता है, और जहाज़ पानी में चलते हैं स्वाभाविक रूप से। तो अगर इसको अगर हम हकीकत में ले आए और ये अगर सफल हो जाता है, तो बहुत बड़ा जो बायोफ्यूल है यानी जीवाश्म ईंधन है, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं, और स्वच्छ ऊर्जा को हम उपयोग में ला सकते हैं जहाज़ों के लिए भी। इसको कैम्ब्रिज के प्रोफेसर इरविन रीसन ने और उनके रिसर्च टीम ने खोजा है, उसने इस पर रिसर्च अनुसंधान किया है। इन्होंने 2019 में कृत्रिम पत्ता विकसित किया था, जो सूरज की रोशनी से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी से सिनगैस बनाता है, और सिनगैस कई रसायनों और दवाओं को उत्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से प्रेरणा लेकर के उन्होंने जो कृत्रिम पत्ता पहले बनाया था वो काफ़ी भारी था, डूब जा रहा था, तो उसको हल्का किया उन्होंने। जैसे स्मार्टफोन और जो डिस्प्ले आते हैं, वैसा ही तकनीक का उपयोग करके उसको हल्का किया ताकि वो तैरने लग जाए। और सौर ईंधन को उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में ये प्राइमरी स्टेप माना जा रहा है, प्रारंभिक कदम माना जा रहा है। वहीं पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभाजित कर सकने वाले और कार्बन डाइऑक्साइड को सिनगैस में बदल सकने वाले
ऐसे इन पत्तों को आगे भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक बताया जा रहा है। और ये अगर आ गया तो ये बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी हमारे ऊर्जा क्षेत्र में, और विश्व का ऊर्जा संकट जल्दी समाप्त होने की ओर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्यात बढ़ाने में जुटा भारत, ये भी पेपर 3 यानी इकोनॉमी का पार्ट है। जैसे विश्व भर के बड़े बड़े विकसित देशों में आर्थिक संकट आ रहा है, मंदी का माहौल आ रहा है, तो उस स्थिति में भारत ने ऐसे देशों को आकर्षित करने के लिए जहाँ पर हम निर्यात कर सकते हैं, जहाँ पर संकट की संभावना कम है और अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, अभी तक उन पर हम बहुत ज़्यादा व्यापार उनके साथ नहीं कर रहे हैं और नहीं कर पाए हैं, तो उनकी ओर हम बढ़ रहे हैं। उसी दृष्टि में, उसी क्षेत्र में हम लैटिन अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर लैटिन अमेरिका के 3 दिनों की यात्रा पर जा रहे हैं, जो 22 से 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, जो 22 से 27 अगस्त तक चलने वाली है। वो 3 देश कौन से हैं? वो 3 देश हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे। तो हम देख सकते हैं हमारे नक्शे में ब्राज़ील भी जो येलो कलर में है, अर्जेंटीना जो फेड कलर में है, डार्क येलो, और पराग्वे जो ब्लू कलर में है। तो इन 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। इसको हम देखेंगे ये कैसे लैटिन अमेरिका का पूरा नक्शा है, इसको हम पूरे अच्छे से देखेंगे कौन सा देश कहाँ है, कौन किस देश के सीमाएं किस किस देश से लग रही हैं। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। हमने भारत ने जो है अमेरिका के साथ लगातार उसका व्यापार बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में मंदी आ रही है और अमेरिका को हम अब उतना निर्यात नहीं कर सकते। अमेरिका इतना बड़ा पार्टनर होने के बाद हमको कहीं ना कहीं तो ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, हमारे विकल्प देखने पड़ेंगे। तो उस विकल्प के रूप में हम लैटिन अमेरिका को चिन्हित कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उसको लक्षित कर रहे हैं। 2021-22 में अमेरिका को हमने 76 अरब डॉलर का निर्यात किया था और अमेरिका से हमने 43 अरब डॉलर यानी 43 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया था, आयात किया था। अमेरिका में मंदी आ रही है, अमेरिका में मंदी आ रही है तो हमारा निर्यात कम हो रहा है, वहाँ नहीं खरीद रहे हैं लोग, क्यों? उनके पास पैसा नहीं, मंदी आ रही है, ठीक है ना। तो लैटिन अमेरिका के साथ हम अभी तक बहुत ज़्यादा आयात निर्यात नहीं करते हैं। लैटिन अमेरिका के साथ हमारा निर्यात मात्र 18.89 अरब डॉलर का रहा। और हालांकि ये 18.89 करोड़ भी 2020 जो 21-22 में है, जो 2020-21 की तुलना में 48% ज़्यादा है। इसका मतलब उससे पहले और भी कम हो रहा था, ठीक है ना। और हम 25.62 अरब डॉलर जो है इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से? लैटिन अमेरिका से। 2021-22 में ये हमारे पास आंकड़ा आया है, जिसमें ब्राज़ील की हिस्सेदारी जो है वो 5.7 अरब डॉलर की है, 5.71 अरब डॉलर की है। और अर्जेंटीना जो है 4.2 अरब डॉलर है। यानी ब्राज़ील और अर्जेंटीना बड़े एक्सपोर्टर हैं और भारत इनसे बहुत माल जो है आयात करता है। यानी लैटिन अमेरिका की बात कर रहे हैं, दक्षिण अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब भारत में के कुल निर्यात जो है उसमें लैटिन अमेरिका का जो टोटल हिस्सेदारी है वो मात्र कितनी 5% से भी कम है। 5% से भी कम जो है लैटिन अमेरिका की हिस्सेदारी हमारी टोटल निर्यात में, टोटल एक्सपोर्ट में है, ठीक है। तो अब इसको लेकर के एस जयशंकर जो है राजनीतिक बातों को तो रखेंगे ही, साथ साथ में व्यापारिक विषयों को भी वहाँ रखेंगे। और दौरे से पहले उन्होंने भारत के अंदर अर्जेंटीना, ब्राज़ील, क्यूबा, मेक्सिको, पराग्वे, सूरीनाम, कोस्टारिका, पनामा, इन देशों के राजदूतों के साथ बैठक भी की। तो ये सभी देश इसमें दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देखना। और जो व्यापार बढ़ाने की संभावना है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, हम टेक्सटाइल का यानी कपड़ा उद्योग, फार्मा, प्लास्टिक, मशीनरी, केमिकल्स का निर्यात करते हैं। और जो और ज़्यादा हम कौन सेक्टर में और बढ़ाना चाहते हैं, तो हम बढ़ाना टेक्सटाइल को, इंजीनियरिंग गुड्स को, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर गुड्स, जो इतने रोजगार परक सेक्टर हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, उन पर हम निर्यात को लगातार बढ़ाना चाहते हैं ताकि देश में बेरोजगारी की स्थिति न बने, रोजगार बढ़े और साथ साथ में हमारा विदेशी
पूंजी भी हमारे देश में आए। क्लियर है? तो ये हमारा लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए जो प्रयास है वो रहा। और इस मैप के माध्यम से आप अपने इन देशों का जिनका जिक्र किया है उनको जरूर देखें, पूरे लैटिन अमेरिका को देखें। आगे बढ़ते हैं। चाबहार बंदरगाह के विकास कार्यों का जायजा लिया हमारे बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। और ये कहाँ पर है? चाबहार पोर्ट ईरान में है। और चाबहार पोर्ट जो ईरान में है और वो हमको मध्य एशिया में जाने का रास्ता देता है, जो है सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ता देता है। क्योंकि और ये चाबहार पोर्ट का जो विकास है वो बेसिकली भारत ने ही किया है। और भारत ने इसका विकास एक बड़ी योजना जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना की योजना थी, जिसके तहत ग्वादर पोर्ट को, पाकिस्तान के ग्वादर को चाइना ने डेवलप किया है। और चाइना जैसे हम्बनटोटा हुआ, ग्वादर हुआ और चिटेगांव जो बांग्लादेश में है, तो ऐसे पोर्ट्स पर अपना इन्वेस्टमेंट करके इनका विकास कर रहा था ताकि भारत को घेरा जा सके। तो भारत ने जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से जो है इनकी ये जो योजना है भारत को घेरने की, उसको काउंटर करने का प्रयास किया है। वहीं पाकिस्तान में जाए बगैर चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इधर सेंट्रल ईस्ट और जो है नॉर्थ एशिया की तरफ भी वहाँ से हम जा सकते हैं। क्लियर है? तो वहाँ पर क्या क्या विकास कार्य कितना हुआ है उन सबको देखा। वहीं जो मध्य एशिया तक जो भारत के उत्पाद हैं उनको आराम से पहुँचाया जा सके, इसकी भी इस पोर्ट के माध्यम से जो है महत्व बढ़ जाता है। और द्विपक्षीय वार्ता जो हुई, बायलैटरल टॉक जो हुई भारत ईरान के बीच, उसमें समुद्री और बंदरगाह विकास सहयोग को लेकर सहमति बनी है। और उसके लिए एक ज्वाइंट टेक्निकल कमिटी, संयुक्त तकनीकी समिति बनाने का निर्णय लिया गया है, डिसीजन लिया गया है। ठीक है ना? जो चाबहार पोर्ट है और ग्वादर पोर्ट है, इनकी दूरी मात्र 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर है। तो हम समझ सकते हैं कि भारत ने चाबहार पोर्ट के निर्माण से किस प्रकार से पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी ख़त्म की है और साथ ही साथ चाइना को भी हमने काउंटर किया है। आगे बढ़ते हैं। ये सिक्योरिटी से संबंध मामला है, व्यापार संबंध मामला है और दो देशों के बीच के संबंधों का भी मामला बनता है। ठीक है? और दो देशों के माध्यम से अन्य देशों के साथ भी हमारे संबंध बेहतर बनेंगे। और साथ ही साथ वैश्विक शक्तियों के संतुलन की बात है, वो भी इस विषय से सामने आती है। आगे बढ़ते हैं। ये भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में होटल पर आतंकी हमला हुआ। और ये हमले जैसा हमारे यहाँ 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 को मुंबई में ताज होटल में हमला हुआ था, वैसा ही मोगादिशु जो सोमालिया की राजधानी है वहाँ पर हमला हुआ। और ये हमला किया किसने? अल शबाब ने इसको हमला किया। और अल शबाब लगातार सोमालिया के अंदर इस्लामिक कानूनों के अनुसार अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। पिछले 10 साल से लगातार सोमालिया की सरकार को अस्थिर करने पर लगा हुआ, सोमालिया सरकार को मिटाने पर लगा हुआ है। और अमेरिका जो है ऐसा करने में बाधा बना हुआ है। और अमेरिका ने जो है समय समय पर अल शबाब के आतंकवादियों को मारा है। और उसके साथ साथ लगातार अल शबाब के साथ जो युद्ध बना हुआ है अमेरिका का, सोमालिया को जो सपोर्ट मिलता है। और सोमालिया उन देशों में आता है जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर भूखमरी भी है और जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं वहाँ के लोगों के उत्थान के लिए। और सोमालिया जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीकन सिंह का भाग है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश आते हैं? ये 4 देश जो है, इरिट्रिया जिसकी राजधानी असमावा है, और जिबूती और इथोपिया और सोमालिया, इस प्रकार से 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आते हैं। तो हमको देखना है कि इस मैप के माध्यम से इसके बगल में इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, गल्फ ऑफ अदन है, अदन की खाड़ी है और लाल सागर, रेड सी है ऊपर की तरफ। ये इनके देखना है। उसके साथ साथ में सोमालिया के साथ लगने वाले देश केनिया है, इथोपिया है, इथोपिया के साथ साउथ सूडान है, केनिया के साथ लगा हुआ युगांडा है, इरिट्रिया के ऊपर सूडान है
और वहीं रेड सी के ऊपर जो देश हैं वो सऊदी अरबिया है, और अदन की खाड़ी के ऊपर देश है वो यमन है, ठीक है। और अरब सागर के ऊपर जो देश है ओमान है। तो इस के मैपिंग को भी हम लगातार साथ साथ में करते रहेंगे। अब हमको जानना है अल शबाब क्या है। सोमालिया की राजधानी मोगेदीशु में जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी किसने ली? अल शबाब ने ली। और उसमें जो कल तक की खबर थी 12 लोग मरने की, फिर बाद में वो संख्या बढ़कर के 20 हो गई, और बाद में कई सारे लोग घायल भी हुए। और सोमालिया का मकसद क्या है? सोमालिया का मकसद है, उद्देश्य है कि वहाँ किसको ख़त्म करना है? सोमालिया सरकार को ख़त्म करना। तो इसके लेकर के ये संगठन जो बना है 2006 में, और इसका पूरा नाम है हरकत अल शबाब अल मुजाहिदीन। हरकत अल शबाब अल मुजाहिदीन। इस आतंकी संगठन का मुख्य मकसद ही, जैसे हमने पहले बता दिया, कि सोमालिया सरकार को ख़त्म करना है। अब वहीं पर इसके संगठन का जो मुखिया है वो है अहमद उमर, और 2014 में अहमद उमर ने इस संगठन का मुखिया बना, अल शबाब का मुखिया बना। और अल शबाब का जो प्रभाव है वो सोमालिया और इथियोपिया और केनिया, इन तीनों देशों में है। और जबकि इसका नेटवर्क जो है वो पूरे अफ्रीका में, लगभग यूरोप, अमेरिका तक फैला हुआ है। और इसको लगातार डेंजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सूची में रखा गया है, और खूंखार आतंकी संगठनों की सूची में रखा गया है। और ये इसका संबंध अल-कायदा, बोको हराम और ISIS जैसे संगठनों से भी है। सोमालिया, केनिया, युगांडा, जिबूती, कई देशों में इसने अपने आतंकी गतिविधियों को किया है। अमेरिका ने 2008 में इस संगठन में 2008 में आतंकी संगठन घोषित किया था। अमेरिका ने इसको 2008 से अमेरिका ने इस कई लड़ाकों को करोड़ों डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है, और कई लोगों को ये समय समय पर मारता रहता है। जैसे हमने पीछे बताया कि 13 आतंकवादियों को अमेरिका ने मारने की घोषणा की थी पिछले दिनों, ठीक है। ये था अल शबाब। तो आतंकवादी संगठन ये लगातार वैश्विक शांति के लिए खतरा बने हुए हैं, इनको हमको जानने की आवश्यकता रहती है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न भी मेंस में बन जाते हैं, कई बार पीटी में भी बन जाते हैं कि अल शबाब कहाँ काम करता है। अल शबाब का मुख्य क्षेत्र, जैसे ही अल शबाब का आ जाएगा, जैसे मोहम्मद का आ जाएगा, हक्कानी ग्रुप का आ जाएगा, तालिबान का आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें आ सकते हैं किसको मैच करने के लिए। ये GS1 भारत से चोरी 7 कलाकृतियाँ लौटाएगा स्कॉटलैंड म्यूजियम। और ये मामला बहुत लगातार जो है विषय में आता रहता है कि भारत से चोरी की गई कई सारी बहुत महत्वपूर्ण मूर्तियाँ जो हैं और पुरातात्विक वस्तुएं, वो विदेशों के अलग अलग म्यूजियम में हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, तो कोई अमेरिका में मिलती है, कोई जर्मनी, कोई फ्रांस में मिलती है। तो इस प्रकार से जो भारत से चोरी की गई मूर्तियाँ जो हैं वो विशेषकर कानपुर, ग्वालियर और बिहार से चुराई गई जो कलाकृतियाँ हैं वो स्कॉटलैंड म्यूजियम में रखी हैं, वहाँ से इनको आना है, ठीक है। और इसमें 14वीं सदी की ऐतिहासिक तलवार और म्यान लौटाने की मांग उठाई थी किसने? पिछले महीने ही जो वहाँ पर हाई कमिश्नर हैं के व्यापार सचिव जसप्रीत सिंह, तो उसको तलवार म्यान की जब लौटाने की मांग की, तो उसके साथ साथ में ये मूर्तियाँ भी अब आएंगी। और ये जो मूर्तियाँ होती हैं वो भारतीयों के लिए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की होती हैं। तो अब ये जब आएंगी तो इन मूर्तियों के बारे में डिटेल आएगा कि ये मूर्तियाँ हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। कहाँ कहाँ की हैं, किससे संबंध रखती हैं, किस काल की हैं, ये सब विषयों को हमको देखने की आवश्यकता है, ठीक है। अमेरिका की एजेंसी नासा जो अंतरिक्ष यानी चंद्रमा पर बसने, मंगल पर बसने, आदमी को पहुंचाने, इस प्रकार के लगातार प्रयास करती रहती है। तो चंद्रमा पर व्यक्ति जा सकता है, उसके लिए 13 स्थान वहाँ पर 13 ऐसे पॉइंट ढूंढे गए हैं जहाँ पर व्यक्ति उतर सकता है, आदमी पहुँच सकता है। तो नासा ने इसको 2024 में आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत अंतरिक्षियों को भेजने की तैयारी की हुई है। तो इसके बारे में हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं।
तो आर्टेमिस अभियान विभाग के जो डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर हैं मार्क केरासेज, उन्होंने कहा है कि इन स्थानों का जो चयन का अर्थ ये है कि अपोलो के बाद, जो अपोलो अभियान हुआ था, तो अपोलो के बाद पहली बार चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजने के लिए हम लंबी छलांग लगाने के करीब हैं। यानी अब अपोलो का के द्वारा जब भेजे गए थे, तो उसके बाद हम पहली बार जो है चंद्रमा पर व्यक्तियों को इस प्रकार से भेज रहे हैं। आर्टेमिस चंद्र विज्ञान के सार्थ नोबेल नाम उन्होंने कहा कि प्रस्तावित जो स्थान हैं, जो प्रपोज्ड प्लेसेस हैं, उनमें से कई चंद्रमा के सबसे प्राचीन हिस्सों में स्थित हैं और स्थायी रूप से वहाँ पर क्या रहता है, डार्कनेस रहती है, अंधेरा रहता है और अंधेरे क्षेत्रों के साथ में सटे हुए भी हैं। तो इस प्रकार से जो आर्टेमिस 3 है, वो हमने इस बगल के डायग्राम के द्वारा जो समझाने का प्रयास किया है, कैसे वो लॉन्च होगा फ्लोरिडा से, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। सोलर अरे डिप्लॉयमेंट होगा, उसके बाद जो है ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन होगा, यानी जो कक्षीय जो है गति है, उसके बाद ऑटोबॉन्ड कास्टिंग फेस होगा। इसको आप देख लीजिए और ये आगे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसकी जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण है, कैसे काम करता है, कैसे व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा और किस प्रकार से वापस आ सकता है। चंद्रमा को दूसरा घर बनाने की जो इच्छा है अमेरिका की, वो उस ओर कदम बढ़ा रहा है। और ये खबर अच्छी पहल के रूप में देखी जाएगी, क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में बच्चों को पढ़ने लिखने की आदत कम हो गई है। मोबाइल, टीवी और अन्य जो गैजेट हैं, उपकरण हैं, उनका उपयोग वो लगातार कर रहे हैं। आजकल तो पढ़ाई भी ऑनलाइन और सब माध्यमों से होना शुरू हो गई, और वीडियोज़ के माध्यम से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, चाहे उसमें जानकारी कम हो, ज़्यादा हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पढ़िए ज़रूर। हमारे इस वीडियो को सुनते-सुनते आप अपने पास पेपर रखिए और इन खबरों को डिटेल जानकारी लेने के लिए आप पढ़ना ज़रूर शुरू कीजिए। पुस्तकें ही हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, ऐसा कहा गया है। तो पुस्तकों का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि अच्छे मित्रों का साथ छोड़ना जो है हमारे जीवन के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो 8 सितंबर तक दिल्ली नगर निगम ने एक अभियान चलाया है, जिसको बोला गया है इंडिया गेट्स रीडिंग अभियान। इंडिया गेट्स रीडिंग अभियान के अंतर्गत जो निगम के 1530 स्कूल हैं, उनमें सब में चलेगा। और उसके साथ 1 सितंबर को रीड ए थान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निगम जो है, जो नगर निगम है, वो विश्व रिकॉर्ड बनाएगा कि एक साथ इतने लोग पढ़ेंगे। यानी एक साथ जो है 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में जो है अध्यापक छात्र मिलकर पुस्तकों का पाठन करेंगे। वहीं जो पढ़ने की आदत है, उससे हमको पढ़ने की आदत को हम पुनः वापस लाएंगे, ऐसा प्रयास है। तो रूम टू रीड स्वयंसेवी संगठन है, उसके साथ में मिलकर के अभियान शुरू किया है। और इंडिया गेट्स रीडिंग, इसके माध्यम से ऐसी पहलें होती रहनी चाहिए। और ये आपकी इस प्रकार की जो पहल है, इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं, वो सोसाइटी को नया उत्साह देते हैं। ये एक तरह से आपके अंदर माहौल, उत्सव जैसा माहौल बना देते हैं, और आगे आने वाले इसको देख करके आगे आने वाली पीढ़ी हो या अन्य जगह पर जो है संस्थाएं इस प्रकार के अभियान चला करके लोगों में जो भारत का टैलेंट है उसको विकसित करने में इन पुस्तकों का उपयोग रहा है। और मस्तिष्क के जो एक्सरसाइज है वो पुस्तकों के माध्यम से ही होती है, तो उसको पूरा करने में ये काफ़ी हद तक सफल होंगे। अब अंत में हम बात करते हैं आज के दिन की। आज क्या हुआ था। तो आज के दिन ही यानी 21 अगस्त 1972 को भारत की संसद ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था, जिसका उद्देश्य है कि जो वन्य जीवों के शिकार और उनके जो अंग हैं, उनको जो व्यापार होता था, उनकी मांस खाल को बेचा जाता था, उसको रोकना। वहीं इस एक्ट में, यानी इस अधिनियम में 2002 में संशोधन हुआ, और उस संशोधन के माध्यम से जो सज़ा का प्रावधान है, जो पनिशमेंट है, जो जुर्माना है, जो कंपनसेशंस हैं, उनको और ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। तो 21 अगस्त 1972 को
भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसको 2002 में संशोधित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों को, यानी जो फॉरेस्ट लिविंग हैं, जहाँ जंगलों में रहने वाले जानवर हैं, उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना था। और इसी के बाद जो है भारत में टाइगर रिजर्व और जो है एलिफेंट रिजर्व जैसी संकल्पनाएं सामने आई और भारत में अब बहुत सारे टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दूसरा, आज ही के दिन यानी 21 अगस्त 1888 को विलियम सेवार्ड बरा ने जो गणना यानी गिनने की जो मशीन है उसका पेटेंट लिया था, और ये गणना करने वाली मशीन का पहला पेटेंट था। और इस मशीन को सुधार करने, उसे बेचने का अधिकार किसको मिल गया? विलियम सेवार्ड को मिल गया। और यही मशीन जो है अब आज के समय में कैलकुलेटर के रूप में सामने आ रही है, यानी कैलकुलेटर के विकास में इस मशीन का काफ़ी योगदान रहा है। गणना करने वाली मशीन जिसका पेटेंट लिया था विलियम सेगार्ड ने, कब लिया था? 21 अगस्त 1888। ठीक है, इसी के साथ आप सब जुड़े रहे लगातार, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। समाचार विश्लेषण श्रृंखला ये लगातार चलती रहेगी। साथ साथ में आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य दें। समाख्या IAS से जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे नंबरों पर मैसेज करें, ईमेल से मेल भेजें, और ज़रूरत पड़े तो कॉल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।